नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर चतरा में विकास की आड़ में हो रहे विनाश को लेकर है। जी हां, कोयला जिसे काला हीरा कहते हैं और विकास का आधार मानते हैं, वो हीरा चतरा के लोगों के लिए अभिशाप बन रहा है। काले हीरे ने व्यापारियों को मुनाफा और सरकार को राजस्व जरूर दिया है, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से में सिर्फ बेबसी, बीमारी और धूल से सनी जिंदगी आई है। खरबों की खानों में हर रोज गाड़ियां भर भर कर कोयला ले जाया जाता है। सड़कों पर दौड़ती सरपट गाड़ियां सरकार और निजी कंपनियों की झोली में करोड़ों का खजाना जाता है, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो वो है धूल और गंदगी से लिपटी हुई जिंदगियां जो यहाँ पे तरसती रहती है। चतरा के औद्योगिक नगरी टांडवा में खनन से जुड़ी 4 से ज्यादा योजनाएं चल रही है। टंडवा में जिसे न सिर्फ सीसीएल को हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा मिल रहा है, बल्कि उनका व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के चेहरे की चमक को काले हीरे की चमक ने फीका कर दिया है। कंपनियां मुनाफा कमा रही है और सरकार को भी राजस्व मिल रहा है, लेकिन स्थानीय जनता सिर्फ अपनी जिंदगी गंवा रही है। जहां वादा तो विकास का था, लेकिन हो रहा है विनाश। विकास को तो सिर्फ उद्योग के हिस्से में है, ग्रामीणों के हिस्से में सिर्फ बेबसी, बीमारी और धूल से सनी जिंदगी आई है। टंडवा में कोयला खनन और परिवहन में वातावरण को इतना प्रभावित कर दिया है कि लोग शुद्ध हवा के लिए भी तरसने लगे हैं। हरियाली से भरे पेड़ पौधे धूल के गुबार में सन चुकी है। जिन नदियों में कल बहता पानी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था, वो नदियां भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सीसीएल की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक आम्रपाली कोल परियोजना से मानवा, टोंगरी, कुमरांग, शिवपुर और होन्हे समेत दर्जनों गांवों में हालात नर्क से भी बदतर है। गांव से 200-250 मीटर की दूरी पर निकलता कोयला भले ही सरकार और उनके नुमाइंदों को खुशी दे रहा हो, लेकिन गांव के लोगों के लिए सिर्फ जहर उगल रहा है। हवा और वातावरण के प्रदूषित होने से लोग तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट की माने तो कुल आबादी का करीब 8% यानी कि 8% लोग टीबी, सांस, कान और आंख से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी आश्वासन देने में ही लगा है। ग्रामीणों की इस दुर्दशा के जिम्मेदार जितना सीसीएल है, उतना ही उनमें कार्यरत कंपनियां हैं, उतने ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिले के पदाधिकारी भी हैं, जिन्होंने ग्रामीणों को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। जब सवाल किया जाता है तो कार्रवाई का आश्वासन मिल जाता है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या अधिकारियों की नजर इन गांवों पर पहले नहीं पड़ी? क्यों हर बार मीडिया के पहुंचने पर ही हालत दुरुस्त करने का आश्वासन मिलता है? अगली खबर गुमला में मरुआ की खेती की योजना को लेकर है। गुमला जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस साल जिले में बड़े पैमाने पर मरुआ की खेती की योजना बना रही है। मरुआ की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और बाजार में अच्छी कीमत मिलने की वजह से ये योजना बनाई जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, जिसको लेकर कृषि विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आज भी परंपरागत खेती करते हैं। यहाँ के लोग मानसून के समय धान की खेती करते हैं, जिससे लोगों का 2 वक्त का भोजन तो चल जाता है, लेकिन लंबे समय बाद भी किसानों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। उन्हें भुक्तभोगी यानी कि गरीबी को भुक्तभोगी होना पड़ता है। इसी को गंभीरता से लेते हुए जिला के कृषि विभाग की ओर से राज्य सरकार को जिले में मरुआ की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। जिसके बाद जिला कृषि विभाग की ओर से इस साल 1000 एकड़ भूमि में मरुआ की खेती की योजना पर काम चल रहा है, जिससे करीब 300 परिवारों को आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा के मुताबिक गुमला की भूमि पर हर तरह से मरुआ की खेती के लिए बेहतर है। ऐसे में उन तमाम किसानों का चयन किया जा चुका है जिन्होंने मरुआ की खेती के लिए अपनी इच्छा जताई है। किसानों के उत्पादित मरुआ को जिला प्रशासन की ओर से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही किसानों को मरुआ के बीज सहित तमाम तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों की उपज बेहतर से बेहतर हो सके। जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने मरुआ की खेती को लेकर जिला के कृषि विभाग को हर संभव सहायता देने की बात कही है। डीसी सुशांत गौरव ने कहा कि अभी वर्तमान समय में मरुआ की लड्डू, भुंजिया और उसका आटा जिले के साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में और देश स्तर पर काफी सराहना की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक स्थिति को काफी बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण महिलाओं का तो भी यही मानना है कि अगर सरकारी सहायता मिलेगी तो लोग मरुआ की खेती के लिए आगे जरूर आएंगे। देश की आजादी के बाद से ही किसानों को कई तरह के शब्दों के माध्यम से सम्मानित करने का काम किया गया है। कहीं उन्हें अन्नदाता कहा जाता है तो कहीं उन्हें देश का कर्णधार कहा जाता है, लेकिन आज तक किसानों की तस्वीर सही रूप से नहीं बदल पाई है। आज भी अधिकांश किसानों की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है, क्योंकि परंपरागत तरीके से खेती करते वो देश के लोगों को भूखे तो मिटा सकते हैं, लेकिन अपने हालात को बेहतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा यह प्रयास निश्चित रूप से किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। बस जरूरत है कि जिस उत्साह के साथ प्रशासन इसकी शुरुआती दौर में काम कर रहा है, उसी उत्साह
के साथ अंतिम दौर तक इनका साथ बनाए रखे और किसानों का मदद करे। अगली खबर धनबाद में केंद्र की सौगात को लेकर है। जी हां, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत केंद्र सरकार ने धनबाद को जोड़ा है। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से भविष्य में लड़ने के लिए धनबाद में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने जिला को 24.25 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, यानी 23.75 करोड़। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी SNM MCH प्रबंधन ने इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है। अधिकारियों ने एक टीम में जमीन का मुआयना किया। लगभग 2.5 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है। इसकी जानकारी मुख्यालय को दे दी गई है। कोरोना महामारी में देश में क्रिटिकल केयर की काफी कमी हुई थी। इसको देखते हुए सरकार ने मिशन की शुरुआत की है। देश में 602 जिलों को चुना गया है। फिलहाल धनबाद में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी जल्द बनकर तैयार होगा। धनबाद को मिले 23.75 करोड़ रुपए में 13 करोड़ रुपए में नए ब्लॉक का निर्माण, ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन, फायर लाइटिंग वर्क, मॉड्यूलर ओटी, माइनर ओटी बनाए जाएंगे। इसके साथ 10 करोड़ रुपए में मरीजों के लिए आवश्यक उपकरण, बेड, मशीन आदि मुहैया कराई जाएगी और विशेषज्ञ चिकित्सकों और कर्मचारियों की भी बहाली होगी। क्रिटिकल केयर ब्लॉक सामान्य अस्पतालों से अलग होगा। 50 बेड के ब्लॉक में ऑक्सीजन स्पॉटेड बेड, वेंटिलेटर, BP प्लस मॉनिटर समेत जीवन रक्षक उपकरण में मशीनें लगी होंगी। यहाँ पर मरीजों को गहन चिकित्सीय सेवा मिलेगी, जिससे किसी भी कॉर्पोरेट अस्पताल की लुक की तरह होगी और 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों और कर्मचारियों की तैनाती होगी। सरकार का मानना है कि कोविड के समय क्रिटिकल केयर की सेवा कई मरीजों को नहीं मिल पाई थी। अगर अब ऐसी स्थिति आती है तो वो तत्काल सेवा जरूर मिलेगी। धनबाद के अलावा झारखंड के 22 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किए जाएंगे। इसके लिए 2347 यानी कि 2347 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धनबाद के बाद अब दूसरे जिलों में उपायुक्त व सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया जा रहा है। सभी मेडिकल कॉलेजों के अलावा जिला सदर अस्पताल में भी यह वार्ड बनाए जाएंगे। SNM MCH के अधीक्षक डॉक्टर AK वर्धमान ने कहा कि अस्पताल में क्रिएटिव केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। मरीजों की काफ़ी राहत मिलेगी और इनसे काफ़ी गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा और मरीजों को खास सुविधा उपलब्ध होगी। अगली खबर वीरेंद्र राम पर भ्रष्टाचार यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर है। ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PC एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ED ने राज्य सरकार से अनुशंसा की है। ईडी ने राज्य सरकार को वीरेंद्र राम के विरुद्ध अब तक हुए अनुसंधान से संबंधित पूरी रिपोर्ट सौंपी है। ईडी ने बताया कि वीरेंद्र राम ने टेंडर में कमीशन खोरी कर करीब 125 करोड़ की चल अचल संपत्ति अर्जित की है। आपको बता दूं, पूर्व में एसीबी ने सबसे पहले जमशेदपुर में उनके चचेरे भाई आलोक रंजन के आवास से 2.67 करोड़ रुपए की नकदी जब्त किया था। इसके बाद छानबीन में पता चला था कि वो राशि वीरेंद्र राम के हैं। इसी केस को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के लिए टेकओवर किया और छानबीन में वीरेंद्र राम व उनके स्वजनों के पास अकुत संपत्ति होने की जानकारी का खुलासा हुआ। ईडी ने उनके चचेरे भाई आलोक रंजन को गिरफ्तार किया है और वो जेल में है। ईडी ने राज्य सरकार को बताया कि वीरेंद्र राम के भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति अर्जित की है। उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में केस दर्ज के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए PC एक्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। इससे पहले ईडी को छापेमारी में वीरेंद्र राम के जमशेदपुर स्थित आवास से 40 लाख रुपए नकदी के अलावा 1,51,60,982 के जेवरात मिले थे। इसके अलावा करोड़ों के निवेश से संबंधित जानकारी भी ईडी को मिली थी। अगली खबर मणिपुर में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा में फंसे झारखंड के छात्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश पर अमल भी शुरू हो चुका है। इससे पहले राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे झारखंड के कुल 34 लोगों की सूची प्राप्त हुई है और ये सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र हैं। कंट्रोल रूम के साझा किए गए 34 विद्यार्थियों की सूची में 4 को टिकट नई दिल्ली तक के लिए कटा है। इनमें से 18 विद्यार्थी झारखंड वापस आना चाहते हैं। श्रम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि 34 में से 18 विद्यार्थियों का टिकट सोमवार को कंफर्म कर दिया गया है। सभी के लिए टिकट की व्यवस्था श्रम विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जा रही है। सूचना के अनुसार ये सभी विद्यार्थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और ITI मणिपुर से संबंधित हैं। ये विद्यार्थी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची जिले के रहने वाले हैं। दरअसल पूर्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच वहां फंसे छात्रों की सूची मुख्यमंत्री को भेजते हुए उनकी सुरक्षित वापसी का आग्रह किया है। ठाकुर ने अपने पत्र के साथ छात्रों की एक सूची भी सौंपी है। इसके अलावा उन्होंने सभी छात्रों को पूरा पता, मोबाइल नंबर आदि का विवरण भी उपलब्ध करा दिया है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।